नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर चौंकाया था। फिर एक दिन बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम की कुर्सी सौंपकर सबको सरप्राइज कर दिया। और आज तो सबसे बड़ा सरप्राइज राजस्थान से सामने आया, जहां पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब सवाल ये है कि जिस तरह से तीनों राज्यों में नए चेहरों को लाया गया, उसका असर 2024 में कितना होगा, क्योंकि जातीय गुणागणित देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में ब्राह्मण यानी फॉरवर्ड। जिस तरह से 3 नए सीएम बनाए गए, उसके पीछे सोच क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बयानों को सुन लेते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। प्रदेश में प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है। और आज मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजनलाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया जी, जो प्रदेश की महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए और सांसद के रूप में बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद बेरवा जी, जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। आदरणीय वासुदेव देवना जी, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजयश्री प्राप्त करते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः श्री भजनलाल शर्मा जी को, वासुदेव देवनानी जी को, आदरणीय दिया जी को, प्रेमचंद बेरवा जी को, पूरे राजस्थान की इकाई की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। 3 अहम राज्य और तीनों राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। तेलंगाना की बात कर लें, चौथा राज्य, वहां कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन वहां भी कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के तौर पर अपना सीएम दिया। पहली बार वो भी सीएम बने। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीजेपी शासित इन 3 राज्यों की, जिन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर क्यों इतना देर लग रही है, क्यों इतना वक्त लग रहा है। लेकिन तीनों बार तीनों ही राज्यों में नए चेहरे मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोज यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका। सुजाता पॉल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ रही हैं। अशोक यादव भाई हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं।
मनोज भाई, पहला सवाल मैं आप ही से पूछ लेता हूं। बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए, बड़ा वक्त लगाया जा रहा है, आखिर क्या हो रहा है, क्या मान मनौवल चल रही है? लेकिन बीजेपी ने, जैसा कि पिछला कई बार में इतिहास भी रहा है, चौंकाने का काम ज्यादा किया है। क्या यहां पर ये नए चेहरे लाकर बताने की आपने कोशिश तो नहीं की है कि नए चेहरे आए चलेगा, जो भी होगा मोदी है तो मुमकिन है पर ही होगा? देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, और मोदी जी की गारंटियों का ही परिणाम है कि 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर वाली पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सर्वसहमति से फैसला लिया जाता है, उसके बाद में विधायक दल की बैठक होती है, सर्वसहमति से वहां पर फैसला लिया जाता है और फिर विधायक दल के नेता को चुना जाता है। वही प्रक्रिया का पालन लगभग तीनों राज्यों में हमने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी एक वो व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, परिवार विशेष वाली पार्टी नहीं है कि ये एक परिवार की माताजी या उसका पुत्र वहां से आदेश जारी कर दे और वहां पर मुख्यमंत्री का निर्वाचन हो जाए। तो एक तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। और ये सब दिखा दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने ये सबके सामने दिखा दिया है कि परिवार, किसी भी परिवार का व्यक्ति हो, पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन इन पार्टियों में क्या होता है कि एक पिता का पुत्र ही मुख्यमंत्री बनता है। अखिलेश यादव जी, चूंकि उनके पिता मुलायम सिंह जी रहे तो केवल यादव परिवार का एक मुख्यमंत्री उन्होंने दे दिया। इसी तरह से लालू प्रसाद यादव जी को अगर देखें तो उन्होंने या तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया या अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं वो उनकी भारतीय जनता पार्टी से वैसे भी तुलना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को कमोबेश देखिए, ले दे करके अंधा घूम घूम करके सब चीजें जो रेवड़ी बांटता है वो अपने घर वालों को ही बांटता है। तो देखिए राहुल गांधी जी पूर्व इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है कि उन्हीं के पास में रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास में है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपने 3 नए चेहरे लाकर ये चीज दिखाने की भी कोशिश की है। लेकिन मैं सुजाता पॉल जी आप ही के पास आऊंगा और सवाल में जरा भी नहीं बदलने की कोशिश करूंगा। सवाल उस पर ही आऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 नए चेहरे उतारे हैं। जो कुछ भी मनोज यादव भाई ने अभी बोला आप उसको भी अपने जवाब के दायरे में रख सकती हैं। लेकिन कहीं ये जाहिर करने की बीजेपी अब कोशिश तो नहीं कर रही है अपने सर्वोच्च नेतृत्व की तरफ से कि आए कोई भी, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है, केवल मोदी का चेहरा है तो सब कुछ ठीक है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है। अगर आप इसको बिल्कुल प्लेन और सिंपल देखेंगे तो प्लेन और सिंपल दिखेगा, और वो ये है कि मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। यहाँ पर जेपी नड्डा को हमने देखा किस तरह से अमित शाह ने धक्का मार के हटाया था कि चलेंगे अगर मोदी के साथ कोई तो मैं अमित शाह। तो ये 2 लोगों की पार्टी है और 2 लोगों के हाथों में सब कुछ है, क्योंकि इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, इनके यहाँ व्यक्तिवादी राजनीति है, क्योंकि अपने बारे में ये कुछ नहीं बता पाए। और आज भी ये राहुल गांधी जी जो किसी पद पर इस वक्त नहीं है, वो मात्र एक सांसद है, जिनके पीछे ये पड़े हुए उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब व्यक्तिवादी राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ियां बांट रहे हैं और रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। और कोई भी लोकतंत्र, वो भी भारत देश जैसा लोकतंत्र, कभी भी नहीं चल सकता तानाशाही से। मगर वो तानाशाही अपनी पार्टी के अंदर करके ये भी मैसेज एक दे रहे हैं कि जो मैं कहूंगा वही होगा। और देश को एक मैसेज है कि अगर मुझे दोबारा से सत्ता में लाया गया तो मैं अपने लिए वही करूंगा जो व्लादिमीर। मनोज भाई तो एक मिनट सुजाता जी, मनोज भाई अभी इंतजार कर ले, 2-2 मिनट के करीब का वक्त सबको दे रहा हूं, फिर आप काउंटर पे आइएगा मेरे सवालों के साथ। थोड़ा सुन लेते हैं, सुजाता जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी धन्यवाद। तो व्लादिमीर पुतिन ने जो किया या जी जिनपिंग ने किया या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने किया, वही चीज करी जा रही है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर भारत में आप देखेंगे तो जितने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार बना रही है वहां पर ये जब चाहते हैं मुख्यमंत्री को बदल देते हैं और राज्य को इसका खामियाजा सहना पड़ता है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए, गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट बदल दी, यानी कि किसी की कोई मंशा भी हो तो वो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, राजस्थान में हमने देखा कि किसी हद तक
शायद वसुंधरा राजे सिंधिया ने रेजिस्ट किया, इसीलिए इतना टाइम लगा। मगर दूसरी जगहों पर जो मुख्यमंत्री इन्होंने दिए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हो या मध्य प्रदेश के, उनके कितने अपशब्दों वाले जो वीडियो है इस वक्त वायरल है। तो यही है भारतीय जनता पार्टी का आज का चेहरा, चाल, चरित्र और चेहरा। ठीक है, चाल, चरित्र, चेहरा। सुजाता जी ने बताया कि बीजेपी का ये है और वहां पर प्रधानमंत्री और साथ में सर्वोच्च भारतीय नेतृत्व सबको ये बताना चाहता है कि वही हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। ये संदेश सुजाता जी दे रही थी। अशोक यादव भाई समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल नहीं बदलूंगा अशोक यादव भाई, मैं उसी सवाल पर आऊंगा जो नए चेहरे बीजेपी ने सामने रखे हैं। एक तो ये कि नए चेहरों को जगह देने की बीजेपी के पास स्पेस है, वो दे सकती है, लेकिन दूसरा ये भी कि हो कोई भी चेहरा, जो मोदी जी का चेहरा है वही सबसे बड़ा है और वही तय करेगा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आप सहमत हैं इससे? देखिए राजू भाई, सबसे पहले तो मैं उन नए सीएम चेहरों को बधाई देता हूं, जो मतलब अग्रिम बधाई देता हूं। अभी जब सीएम बनने में भी समय है उनको। देखिए दूसरी बात यह है कि ये जो एनोनिमिटी है, जो मतलब एनोनिमस फेस जिसको कह सकते हैं, जिस चेहरे के बारे में कोई नहीं जानता, ये चेहरा मोशा की टीम, मतलब मोदी जी, शाह जी की टीम के द्वारा एक स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है, जिसमें वो जो संविधान भले कहता है या लोकतंत्र भले कहता हो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लेकिन मोशा की टीम हमेशा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरह ही काम करती है। आप देखेंगे चाहे सरकार में ही आप मोदी जी और शाह के इर्द गिर्द ही पूरी सरकारी मशीनरी काम करती है। यहाँ तक कि वो कोशिश करते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं जिसको संविधान ने चेक एंड बैलेंस के लिए डिजाइन किया था, उन संवैधानिक संस्थाओं को भी ये मोशा की टीम चाहती है कि उसके अधीन आके काम करें। तो ये मानसिकता जो ऑटोक्रेसी की मानसिकता है, कहीं एक मिनट छोटा सा काउंटर करूंगा। किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर अपने कार्यकर्ताओं या पार्टी के लोगों से चाहता है कि उसके, ठीक है, अभी मैं आपको रोकूंगा। बाबा बालकनाथ कुछ कह रहे हैं। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना लोगों को लगा। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बोलने को राजी नहीं थे। बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है। और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरीके से मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप, भाई रुक जा मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, ऐसे में महिला डिप्टी सीएम से कुछ फायदा मिलेगा? जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे है, बिल्कुल देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं। आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। ठीक है, भाई निकलने दो, पूरे मुझे उलझा लिया भाई। बाबा बालकनाथ स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखते हुए कि शब्दों को घुमाए फिराए ना, सीधे स्पष्ट जो बात है वो सामने रखें। खैर मैं मनोज भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी पहले अशोक भाई अपना जवाब पूरा कर ले। अशोक भाई, मैं इतना कह रहा था कि अगर कोई पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि राज्य में जहां उनकी सरकार है, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो उनके तय किए गए मानदंडों पर चले, तो इसमें गलत क्या है? देखिए राजीव जी, गलत मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन इसमें एक तरह की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो दी गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण शामिल होता है। लेकिन कुछ लोगों की टीम, अगर 1 या 2 लोगों की टीम पूरे देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा करना चाहे, सारे स्टेट्स के ऊपर कब्जा करना चाहे, तो कहीं न कहीं ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सूचक है। दूसरी बात, जो आपने 3 चेहरों का नाम सुबह से चल रहा है कि एक यादव चेहरा बना दिए, एक आदिवासी चेहरा बना दिए, एक ब्राह्मण चेहरा बना दिए, तो आप ये सवाल उठता है कि आपने चेहरे तो दे दिया और उन चेहरों को आप दे के कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है। तो मास्टर स्ट्रोक आपका जो है कहां तक काम करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन
हम लोगों के ये मानना है कि एक तरह से ये थोपा हुआ चेहरा है जी। जो कि रिमोट कंट्रोल से चलेगा मोदी जी और शाह जी के द्वारा, और वहां का जो यूनिट है, चाहे राजस्थान की यूनिट हो, चाहे मध्य प्रदेश की यूनिट हो, चाहे छत्तीसगढ़ की यूनिट है, उसमें जो असंतोष है, ये असंतोष उनको आगामी चुनाव में बहुत बड़ा डेंट देने जा रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा 2024 का जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया गठबंधन का, वो गठबंधन इस तरह के छोटे मोटे मास्टर स्ट्रोक से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरह का एक मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए इस तरह की चीजें चलाई जा रही है, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है राजीव भाई, ये सिर्फ मीडिया में हाइप चलाने के लिए इस तरह की चीजें क्रिएट की जा रही हैं, जो कि मूल समस्याओं से देश का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। चलिए नहीं, आप नाराज हो सकते हैं, आप विपक्षी हैं, विचारधारा में कोई इसमें दिक्कत नहीं, मैं उसको गलत नहीं समझूंगा, लेकिन फिर भी मास्टर स्ट्रोक के लिए थोड़ा वक्त तो देना ही होता है, थोड़ा वक्त दिया जाएगा, ये कैसा बेहतर काम करेंगे। बीजेपी ने यकीनन तौर पर राजस्थान में पहली बार विधायक बने शख्स को अगर मुख्यमंत्री का पद दिया है तो बीजेपी नेतृत्व कुछ तो सोच रहा होगा। मनोज यादव भाई का ही रुख करूंगा, मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे साथ मेरे राजस्थान के संवाददाता भी होते इस वक्त, लेकिन मनोज यादव भाई, सीएम की कुर्सी 3 जगह दे दी गई, नए चेहरे सामने रखे गए, आदिवासी को प्रतिनिधित्व दिया, ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया और अब सामान्य वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ा टास्क आता है 6 महीने के अंदर, जब लोकसभा चुनाव है, यानी इनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न पत्र रख दिया गया है जिसमें इन्हें पास होना है और 6 महीने के अंदर। देखिए राजीव जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने साथियों का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपका भी जवाब देता हूं। राजीव जी, जो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा देते थे, जिन्होंने आपातकाल लगा दिया था, देश को सलाखों के पीछे छोड़ दिया था, डाल दिया था, वो बता रहे हैं कि देखिए स्टालिन और किन किन को याद कर रहे हैं, हिटलर और मुसोलिनी को याद कर रहे हैं, क्योंकि इनके डीएनए में वही तानाशाही है। जिनके शासनकाल में इनके जब श्रीमती सोनिया गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, सीताराम केसरी को धक्का करके किस तरह से कार्यालय से बाहर निकाल दिया था, वो लोग हमको पाठ ना सिखाए। जिनके डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में इतना युद्ध चला, किस्सा कुर्सी का चला कि राजद्रोह का मुकदमा तक उनके ऊपर डालने का काम किया गया, तो वो हमको अब सीख देने का प्रयास ना करे। अब सवाल, अब दूसरा विषय आता है समाजवादियों का। ये लोहियावादी बनते हैं, समाजवादी बनते हैं, कौन से समाजवादी हैं? किस मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं? किस केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की बात करते हैं? एक परिवार का शासन, केवल एक परिवार का शासन है वहां पर इन पार्टियों के अंदर, चाहे आरजेडी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। ये परिवारवादी पार्टियां, इनको लोकतंत्र का क्या मतलब समझ में आएगा? अखिलेश यादव जी जरा बताइए, अखिलेश यादव के अलावा मुलायम सिंह यादव को, मेरे जैसा गरीब यादव कोई दिखाई दिया इनको? कोई कार्यकर्ता इनको दिखाई दिया कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे? जरा बताइए, एक परिवार के 15 लोगों के अलावा इनको कोई दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल सैफई गांव दिखाई देता है, मैनपुरी दिखाई देता है और एक परिवार के 15 लोग दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक छोटे से कार्यकर्ता जो 4 बार प्रदेश के महामंत्री रहे, जो पहली बार विधायक चुनकर के आए सांगेर से, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। तो यह केवल संभव हो सकता है, गरीब का बेटा भी सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में पहुंच सकता है। यह एक विचारधारा वाली पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसके अंदर एक गरीब का बेटा, एक मध्यम वर्ग परिवार का बेटा भी प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन ये परिवारवादी पार्टियां, जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, इनमें केवल एक परिवार का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए जल्दी से मेरे सवाल पर आ जाइए। बनेगी या फिर उनकी बेटी मुख्यमंत्री बनेगी। अब आपके सवाल पे आता हूं। देखिए 2014 के बाद से आपने एक सिनेरियो देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकारें रही हैं। किस तरह से उत्तर प्रदेश में 2 बार हम एंटी इनकम्बेंसी ना होके प्रो इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है। गुजरात का मॉडल देखिए आप, मध्य प्रदेश का मॉडल देखिए, हरियाणा में 2 बार हमारी सरकार, आसाम में इसी तरह रिपीट की सरकार, त्रिपुरा में इसी तरह रिपीट की। इसी तरह से यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री एक संकल्प लेके चलता है कि अंत्योदय के दर्शन पे काम करता है, सुशासन पे काम करता है, मोदी जी की गारंटियों पे काम करता है। हमारी नीति और नेतृत्व एकदम स्पष्ट है, हमारा क्लियर एजेंडा है। दल से बड़ा हमारे लिए राष्ट्र है, हमारे लिए जनता जनार्दन है, हमारे लिए परिवार बड़ा नहीं है। देखिए राजीव जी, 24 का समीकरण सबके सामने है। ये इंडी गठबंधन ये बोल रहे हैं कि मीडिया में खबरें चलती है, मोदी जी के सामने कोई नहीं है, उन राष्ट्रनायक जननायक के सामने कोई भी नहीं ठहरता है। ये अभी बोल रहे थे मीडिया खबरें चलाती है, ये इनको अखिलेश वखिलेश बोलते हैं,
वो उनको चिरकुट बोलते हैं, तो ये इंडी गठबंधन में फूट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन इंटैक्ट है। माननीय नरेंद्र मोदी 2024 के अंदर हैट्रिक लगाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, उसके लिए शुभकामनाएं मैं दूंगा, जो भी कहेगा सबको शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन सुजाता जी, बीजेपी ने तो अपने नए मुख्यमंत्री कैंडिडेट सामने रखे, एक तरीके से ऐसे चाल चली है जिस चाल के बारे में पता करना मुश्किल है। चाल का मतलब कि चेहरा जो है वो कैसा रिएक्ट करेगा आगे आने वाले दिनों में। कहते हैं ना, जब एक टीम, जो दो टीमें आपस में मुकाबला करने वाली हैं, एनडीए और आपका इंडिया गठबंधन, इनमें से कोई भी अपनी टीम के किसी भी प्लेयर का, खिलाड़ी का चेंज करता है तो दूसरी टीम को भी बदलाव करना लाजमी हो जाता है। क्या एक तरीके से आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं आएगा आपके गठबंधन पर कि ये नए उम्मीदवार लाकर, चेहरा बदलकर, हालात बदलकर बीजेपी ने आपको भी उम्मीदवार बदलने पर अब मजबूर कर दिया? देखिए, उम्मीदवार बदलने की बात कहाँ है, अभी हमने तो कुछ बताया नहीं आपको। लेकिन आप हमारा जब मास्टर स्ट्रोक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि कोई नाराज नहीं है, तो इन्होंने जो मुख्यमंत्री दिए हैं वो गालीबाज दो मुख्यमंत्री दिए हैं। दिया कुमारी का नाम तो पहले से चल रहा था कि भाई इनको बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा रहे हैं तो दूसरी महारानी को ये लेके आ रहे हैं, गरीबों की ये बात करते हैं। मगर जो आज देश के सबसे अमीर, क्या दुनिया के बहुत मतलब एक समय पे दूसरे नंबर पे पहुंचे हुए अमीर के साथी है, यानी कि मोदी जी, उनकी बात ये बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो दलित प्रेसिडेंट है खड़गे जी, और इनको याद करा दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत गरीब परिवार से आते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीबी देखकर भी ऊपर उठे हैं वो कांग्रेस के समय पर। लेकिन ये इनको कहां समझ में आएगा, क्योंकि ये तो गुलामी करने के आदी हो चुके हैं। नए चेहरे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं चाहते कि जनता के साथ कोई भी अन्याय हो, जनता को कोई भी दिक्कत हो, इसलिए हमारा जो काम है वो हम करते रहे। नहीं, मैं मेरा सवाल सुनिए। अगर वसुंधरा जी का चेहरा होता, अगर शिवराज जी का चेहरा होता है, रमन सिंह जी का चेहरा हो जाता, मान लीजिए, तो आप लोग विरोध इस बात पर कर सकते थे कि उनका एक पिछला लंबा कार्यकाल रहा है, उसमें प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन अब नए चेहरे आ गए हैं तो आप उतना स्थायी तौर पर उतना कड़ा प्रतिरोध क्या कर पाएंगे? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ अब तो हम देख रहे हैं ना कि जो गालीबाजी कर रहे थे वो कितने सक्षम है, वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अभी उत्तराखंड में देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा वाला मुख्यमंत्री दिया था, उन्होंने उत्तराखंड में अभी करवाया है एक इन्वेस्टर समिट, और वो साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पर केंद्र से जो कहा जा रहा है हर राज्य में, वो वहां पर वो करा जा रहा है। तो अभी तो कलेक्शन फॉर इलेक्शन चल रहा है, इसलिए ये भी कलेक्शन फॉर इलेक्शन की श्रेणी में आप ले आएंगे तो बेहतर होगा। और जिनको धकियाने की बात कर रहे थे ना, तो अडानी जी को, जिनके लिए मोदी जी ने कहा था कि वही होंगे प्रधानमंत्री का चेहरा, उनको क्या धकियाया। आपने अभी कलेक्शन फॉर इलेक्शन कहा, इसका क्या मैं वही मतलब समझूं जो आप बताना चाहती हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये जिस भी राज्य में कलेक्शन, भाई अपने नेताओं को ये कलेक्ट करेंगे ना कि कौन से राज्य में आप कहां से क्या चीज इकट्ठी। ठीक है, मैं मनोज भाई के पास जा रहा हूँ। मनोज भाई रिबट कीजिए क्योंकि शब्दों के कई मायने होते हैं। जी देखिए राजीव जी, जिनको एटीएम सीएम पसंद हो, भूपेश काका 30% का जो नारा चलता था छत्तीसगढ़ के अंदर, शराब घोटाला, गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, चावल घोटाला, पीडीएस घोटाला, क्या घपले घोटाले उन्होंने नहीं किए, और उनको पसंद था क्योंकि वो उनके एटीएम बने हुए थे, वो प्रीपेड सीएम थे। 30% भूपेश काका, इसी तरह से आपके अशोक गहलोत जी का भी यही हाल था। तो इनके लिए तो जो 10 जनपद को 10 जो अपनी खैरात पहुंचाएगा, एटीएम बन जाएगा, वो इनके लिए सीएम होता है। हमारे लिए कार्यकर्ता जो जनता जनार्दन का काम करे वो हमारे लिए सीएम होता है। और ये देखो, सौगात तो पहुंचाने वाले आपने देखा किस तरह से धीरज साहू के पास में क्या मिला है। मशीनें थक गई है, पैसा गिनते गिनते मशीनें थक गई है। जो कांग्रेस पार्टी जिसका चरित्र है, मतलब करप्शन की जो कैंसर है कांग्रेस पार्टी, जिसके डीएनए के अंदर लूट है, भ्रष्टाचार है, वो कांग्रेस पार्टी आज हमसे बोल रही है कि देखिए इस तरह के सवाल पूछ रही है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई, अपने गिरेबान में झांकिए कि कांग्रेस पार्टी तो मदर ऑफ करप्शन है। अब जीप घोटाले से लेकर, बोफोर्स घोटाले से लेकर, 2G घोटाले से लेकर, 3G घोटाले से लेकर के, आदर्श घोटाले से लेकर नेशनल हेराल्ड घोटाले तक, और अभी आपके धीरज साहू जी, उसका क्या है
क्या संबंध बता रहे हैं जरा बताइए। वो लगातार राहुल गांधी के साथ घूमते हैं, वो आपके एटीएम बन के घूमते हैं तो आपको अच्छा लगता है। 2 बार लोकसभा हारने के बाद उनको राज्यसभा आप ले आते हैं क्योंकि वो आपका एटीएम है। वो तो आपको एटीएम पसंद है जो सोनिया परिवार को, राहुल परिवार को मैं दे रहा हूं आपको मौका। चाहे वो ठीक है, चाहे वो समन्नी हो, चाहे किसी ये भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, हम मुद्दे से हट जाएंगे, थोड़ा सा वक्त सुजाता जी को दे देता हूं, फिर उसके बाद अशोक यादव भाई। जो डकैती करते रहे हैं इस हिंदुस्तान की, वो क्या समझेंगे दुनिया का दर्द। मुद्दे से हट रहे हैं, लेकिन फिर भी सुजाता जी अपना रिबट कर दीजिए, फिर मैं अशोक यादव भाई का रुख करता हूँ। जी धन्यवाद। जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे में पकड़े गए और जिनका कन्विक्शन हुआ, बंगारू लक्ष्मण, उनको भूल गए। व्यापम घोटाला तो क्या ही कहने हैं, मगर मैं हाल फिलहाल की बात करना चाहती हूँ। वो जो पीयूष जैन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, क्या कर रहे थे आप 15 महीने तक? व्यापम घोटाला क्यों नहीं लेके आए सामने? ईडी को भेजना था मगर छापा पड़ गया था पीयूष जैन का। उनके यहाँ जो अलमारी में खूब सारे पैसे निकले, वो क्या हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड्स का की पारदर्शिता का क्या हुआ? पीएम केयर्स में कितना पैसा है, ये सब बताएंगे ये। नीरज जी से राहुल गांधी का रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल, हाँ यही तो ये पिकनिक जोड़ो यात्रा के अंदर, पिकनिक यात्रा के अंदर उनके साथ घूमते हुए कैसे दिखाई मिले? आपकी इस यात्रा के वो प्रबंधन कमेटी में क्यों थे वो प्रबंधन कमेटी में? और राहुल इतने ही अगर दूध के धुले हुए हैं आप लोग, आपका एटीएम वो नहीं था तो राहुल गांधी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने रिबटल क्यों नहीं किया? आपने रिबटल क्यों नहीं किया कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है? आपने उसको निष्कासित क्यों नहीं किया? आपने उसका निष्कासन का एक लेटर डालना चाहिए था। आपको निष्कासन पत्र उनको सौंपना चाहिए था कि हमारा ऐसे भ्रष्टाचारी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका लेना देना है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। कांग्रेस पार्टी डकैतों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है क्राइम, करप्शन और कमीशन खोरी, और ये करप्शन की कैंसर है कांग्रेस पार्टी। यही कारण है कि आपने मौन धारण कर रखा है। अभी तक आपके मुंह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के मुंह से एक उप तक नहीं निकला है, एक ट्वीट तक नहीं निकला है, क्योंकि आपका उससे लेन देन है। आपके घर में वो पैसा पहुंचा रहे थे, 10 जनपद का पैसा है, वो राहुल गांधी का पैसा है। आपने वहां पर उनके पास रखवा रखा था। ये साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचारियों के साथ, कांग्रेस का मतलब दलालों के साथ, कांग्रेस का मतलब करप्शन के साथ, कांग्रेस का मतलब क्राइम के साथ। ये गालीबाजी से कुछ नहीं होगा। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा था कि हम नए उम्मीदवारों पर, नई बदल रही राजनीति पर चर्चा करते हैं, लेकिन अशोक यादव भाई आपका ही रुख कर लेता हूं अब मैं, क्योंकि मनोज यादव भाई और सुजाता जी थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप लोग तब तक। लेकिन अशोक यादव भाई, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। लालू यादव जी हुए, नीतीश कुमार हुए, शरद पवार हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी बात कर लें, और किन्हीं मायनों में सोनिया जी की भी बात कर लेते हैं, अशोक गहलोत हुए। ये सब अगले 5-7 साल बाद या 8 साल बाद उतने एक्टिव शायद ना हो राजनीति में। क्या आपको यह लग रहा है कि बीजेपी ने जो नए चेहरे देने की कोशिश की है, ये अगले 20 साल की राजनीति को ध्यान में रखकर की है कि बदलाव होगा, शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, और आगे बीजेपी एक टैक्टिकल तरीके से आगे कैसे बढ़ सके, उसका एक नतीजा है नए चेहरे? देखिए, नए चेहरे पे दाव खेलना सिर्फ और सिर्फ एक तरह का जो है रिमोट कंट्रोल को अपना मजबूत करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। पावर शिफ्टिंग ये लोग नहीं करना चाहते। पावर शिफ्टिंग करना चाहते तो वहां पावरफुल लोगों को मुख्यमंत्री बनाते। ये पावर तो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आप सवाल थोड़ा सा दूसरे टाइप का पूछ दिए। पावर शिफ्ट नहीं है, ये पावर को और नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, आप मेरी बात नहीं अभी समझे। मैं ये समझाना चाहता हूँ, क्या भविष्य में बीजेपी किस तरीके की होगी? क्योंकि बहुत सारे नेता अगले 7-8 साल में राजनीति से रिटायरमेंट के नजदीक होंगे, तब चुनाव के लिए, तब लोगों के सामने प्रभावी तौर पर जाने के लिए बीजेपी अभी से नए चेहरों को मौका दे रही है। क्या ये एक बड़ी कोशिश आपको समझ में आती है? और अगर आती है या नहीं भी आती है तो आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए राजीव जी, सारी पार्टियां अपने अगले जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, और उसी क्रम में बीजेपी भी कर रही। अभी हमारे मनोज भाई कह रहे थे परिवारवाद 5-7 बार इन्होंने बोला। आप ही बताइए राजीव जी कि अगर लेटेस्ट चेहरा देखा जाए जो कि रोज टीवी पे चमकता है, अनुराग ठाकुर, जय शाह जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन है, ये कोई आईपीएल खेल के नहीं आए थे, परिवारवाद की ही देन। अनुराग ठाकुर का क्या विरासत है? उनके पिताजी की विरासत है।
तो आप परिवारवाद, ये तो दो चेहरे, कम से कम 1-1.5 दर्जन चेहरे ऐसे हैं। और दूसरी बात, आप बार बार कह रहे थे कि इन पार्टियों में लालू यादव के लड़के या मुलायम सिंह जी के लड़के, आप ये बताइए, ये कोई डायनेस्टी नहीं ना है, ये कोई राजशाही व्यवस्था नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर माननीय नेताजी के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ये सीएम फिर 2022 में जनता के बीच गए और हमारी पार्टी की स्थापना से लेकर के आज तक सबसे हाईएस्ट वोट शेयर, लगभग 37% वोट शेयर समाजवादी पार्टी ने अचीव किया, तो ये आप उस 37% जनता को गाली दे रहे हैं कहीं ना कहीं मनोज यादव जी, क्योंकि वो जनता ने फेथ व्यक्त किया अखिलेश यादव जी के चेहरे में, वो बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी के चेहरे में फेथ व्यक्त किया है। ये कोई थोपा हुआ नहीं है, ये जनता द्वारा हाथों हाथ लिया गया चेहरा है। आप इसको दूसरे तरीके से, आप एक तरह से उस समाज के लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप सबका साथ तो लेते हैं मनोज भाई, लेकिन विकास किसका होता है? विकास होता है मोदानी का, विकास होता है, विकास होता है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके 765 जिला मुख्यालयों में 3 स्टार ऑफिसेस बन गए, जिसका अडानी का विकास होता है। आप ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी नहीं, अशोक यादव भाई, अगर ये सारी चीजें आपको पता है और आप कह रहे हैं, तो 3 राज्यों में किसी तरीके का समर्थन क्यों नहीं मिलता दिखा? मैं आपके गठबंधन की बात कर रहा हूं, हालांकि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है तेलंगाना में कांग्रेस का, लेकिन फिर 3 राज्यों में क्यों नहीं मिला समर्थन? देखिए, समर्थन आपस में, आपने इससे समर्थन मतलब जनता के समर्थन की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की? मैं जनता के समर्थन की बात कर रहा हूं। सरकार बना, सत्ता में रहकर हारने के लिए कोई नहीं आना चाहता, सब जीतने के लिए आना चाहते हैं। राजीव भाई देखिए, आज भी आपको अगर मतलब पता ही होगा कि 9 लाख वोट ज्यादा मिला है कांग्रेस को। 9 लाख वोट तीनों राज्यों की, मतलब 5 राज्यों के चुनाव में 5.81 मिला भाजपा को, 5.9 करोड़ मिला है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला है। लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है, देखिए केमिस्ट्री से चुनाव जीते जाते हैं राजीव भाई, अरिथमेटिक के हिसाब से नहीं चुनाव जीते जाते हैं। मनोज जी सवाल अभी कुछ नहीं, अभी बताइए आप रिबट क्या करेंगे, जवाब क्या देंगे इनका? जवाब देखिए राजीव भाई, सर्वप्रथम तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चंद्र कृष्णमूर्ति जी, वेंकैया नायडू जी, राजनाथ जी, जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनका बेटे का, उनके परिवार की आज भी दखल है क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कार्यपालिका है, जो उनकी कार्यकारिणी है, उसके अंदर किसी का दखल है क्या? एकदम दखल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का नियोजन करती है, कार्यकर्ताओं को परिष्कृत करती है, उनका उत्थान करती है और उनको आगे बढ़ाने का काम करती है कि नई लीडरशिप हमेशा देती है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन इनके पास क्या होगा? ये कह रहे हैं कि ये जो चेहरे दिए हैं ये तो थोपे हुए चेहरे हैं, लेकिन इनके यहां से बेटा निकला है तो थोपा हुआ नहीं है, मां निकले तो थोपे हुए नहीं है, बीबी निकले तो थोपी हुई नहीं है, भांजा निकले तो थोपा हुआ नहीं है, भतीजा निकले तो थोपा हुआ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जो यहां प्रवक्ता बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी वो मुख्यमंत्री का फेस बनाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं, कभी वो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद तक जा सकता हूं मैं, क्योंकि एक कैडर बेस्ड पार्टी, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। और ये कह रहे विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था किसके नेतृत्व में नहीं? माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हब बना मोबाइल में, मोदी जी के नेतृत्व में। तीसरा, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बना हब, मोदी जी के नेतृत्व में। लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो विकास जनता का हो रहा है। और इनकी बातों को जो बोल रहे हैं, जो ये टेप रिकॉर्डर रोजाना बजाते हैं, इस टेप रिकॉर्डर को जनता सुनती क्यों नहीं है? मैं तो पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं जनता सुनती है? ना लोकसभा चुनाव में सुनती है, ना विधानसभा। तो मनोज जी, अगर अखिलेश यादव को राहुल गांधी को जनता पसंद करती है, वोट देती है, तो जैसा अभी अशोक यादव भाई कह रहे थे, आप तो उनके वोटर के साथ अन्याय करते हैं, आप उन्हें परिवारवादी कह देते हैं। वो तो अपना चेहरा लेकर जाते हैं ना, जनता के सामने अपनी बात रखते हैं ना। जी 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 देखिए राजीव भाई, जब मुलायम सिंह जी ने जो पार्टी शुरू की थी, तो उस समय वो किसी के बेटे नहीं थे, किसी के उत्तराधिकारी नहीं थे। वो संघर्ष करके आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद क्या किया उन्होंने? एक परिपाटी शुरू कर दी। मायावती जी ने किस तरह से आकाश को आगे बढ़ा दिया, ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने का काम किया, इधर सोनिया जी ने आंखों पर पट्टी बांध के लगातार राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं पूछता हूं कि बार बार फेल होने के बावजूद भी, रिफ्यूज मिसाइल होने के बावजूद बार बार लॉन्च करने का क्यों प्रयास किया जाता है?
क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता है और किसी को? आखिर एक परिवार को ही क्यों आगे बढ़ाया जाता है? जब एक परिवार पुरानी पार्टी है, उसका अगर चेहरा देंगे तो मजबूरन कार्यकर्ताओं को तो उनको तो ये आपके ऊपर थोड़ी ना तय करेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस को खुद तय करना है। कांग्रेस एक अलग पार्टी है, वो खुद तय कर रही है किन चेहरों पर जनता उनके साथ जुड़ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सुजाता जी के पास जाऊंगा। ऐसे लगातार आपसे ही बात होती जाएगी। विषय है कि एक पार्टी के लिए देश प्रथम है और दूसरी पार्टी के लिए परिवार प्रथम है। मैं यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इनके लिए केवल परिवार प्रथम है, इनके लिए देश को लूटना प्रथम है। सुजाता जी जवाब दीजिए। सुजाता जी प्रथम है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लिए देश प्रथम है। ठीक है, सुन लीजिए सुजाता जी को। मुझे ये बताइए कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर जो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं वो उनके अपने बेटे हैं या नहीं है? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं वो माधवराव जी सिंधिया के बेटे हैं या नहीं है? और माधवराव जी सिंधिया की जो माता जी विजय राजे सिंधिया, वो संस्थापक सदस्य है भाजपा की, उनका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो, वे भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत पहले से रहे। उनके बेटे माधवराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णयों पर उनका कब्जा है या नहीं है? एक सवाल बीच में बोलते रहेंगे, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, मैंने आपके बीच में बोला। सुजाता जी आप बड़े हैं, इस तरह से हड़काने का प्रयास मत कीजिए। मनोज आप राज दरबारी हैं एक परिवार के, मैं समझ सकता हूँ। मैं गरीब का बेटा हूँ, आप गाली भी दे लेंगे, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, मुझे भी गाली दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो गालीबाजी करने का आधार, गालीबाजी करना आप लोगों का एक है ना ट्रेंड बन चुका है। एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं तो मनोज यादव को तो गाली एकदम दे सकते हैं। आपको लगता है कि हम लोग, आप देश को बपूती समझते हैं और हमारे जैसे गरीब लोगों को आप मनोज यादव जी चुप हो जाए, आप दूसरे प्रवक्ताओं को क्यों नहीं बोलने दे रहे? ठीक है, नहीं सुजाता जी थोड़ा सुन लीजिए। जब सुन लेंगे तो हो सकता है आप तर्क और बेहतर रखें और काट के साथ रखें। सुजाता जी आप अपनी बात, ठीक है मनोज भाई होता है सभी प्रवक्ताओं के साथ हम बात करते हैं, कभी कभी एग्रेशन सब में आता है, उसको उसी तरीके से देखें, अपनी बात रखें, उसका जवाब आप दें। लेकिन सुजाता जी आपके साथ डिबेट किया है मैंने, आज तक कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं किसी के ऊपर मैं। ठीक है सुजाता जी परिवर्तन की बयार जो बीजेपी ने बहाने की कोशिश की है, ऐसी भी क्या कोशिश की पहली बार विधायक बने को सीएम बना दिया? क्या आपको लगता है कि जब अनुभव नहीं सामने रखने की कोशिश होती है तो वो बूमरैंग कर सकती है? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि नए चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो सक्षम है तो बेहतर होगा राज्य के लिए, जनता के लिए। लेकिन जो हम वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री इनकम्बेंट मतलब जो इन्होंने अभी मुख्यमंत्री बनाया है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, उनकी वीडियोस देखिए, वो तो माँ बहन की गाली दे रहे हैं, माँ बहन का सम्मान ये खाक करेंगे। लेकिन इनके जो मंत्री है, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ, आप देखिए ना कि राजनाथ सिंह मंत्री हैं, उनके बेटे जो है वो सांसद है, वो विधायक है। प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को इन्होंने मंत्री बनाया, दूसरे बेटे को उठाकर क्रिकेट बोर्ड में भेज दिया। रिंचन खारू जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे अरुणाचल प्रदेश के, उनके बेटे हैं ना किरण रिजिजू, जो आज मंत्री हैं। तो इसी तरह से तमाम मंत्री है, चाहे वो आप माधवराव सिंधिया जी के बेटे को देख लीजिए, विजय राजे सिंधिया। लेकिन सुजाता जी आपने जो तर्क रखे, मनोज भाई लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि क्या ये जो बेटे हैं, क्या ये जो उत्तराधिकारी हैं, इनका बीजेपी की पॉलिसीज में किसी तरीके के पॉलिसी मेकिंग में कोई दखल है? नहीं है, वो इसी बात से इनकार कर रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप मुझे बताइए, क्या एक व्यक्ति ये डिसाइड करेगा? क्या है प्रक्रिया हमारी कि विधानमंडल डिसाइड करता है, कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट करके अपने शीर्ष नेतृत्व को भेजता है, मगर यहाँ पर ये प्रक्रिया तो पूरी तरह से नकार दी गई है, क्योंकि ऊपर वाले डिसाइड कर रहे कौन सी गोटी खेलूं, किसको कहां पे रखूं। ये नहीं होता ना, ये लोकतंत्र नहीं होता, मैं इस बात को कह रही हूँ। ठीक है अशोक यादव भाई, सधे हुए कदमों के साथ क्या भविष्य की नींव को गढ़ रही है? क्या मैं आ रहा हूं मनोज भाई, सोच लीजिए जरा, अशोक यादव भाई को वक्त दे दूं। ठीक है सिर्फ 10 सेकंड। हाँ बोलिए। देखिए राजीव भाई, मैं तो कहता हूं सुजाता बहन, अपने रेवंत रेड्डी को भी समझाना चाहिए था, जो बिहार के डीएनए की तुलना तेलंगाना के डीएनए से कर रहे थे, किस तरह से उत्तर भारतीयों को अपमानित करने का काम कर रहे थे।
तो ये समझाना चाहिए था आपको, रेवंत रेड्डी को भी समझाना चाहिए था जबान फिसल गई होगी के ऊपर क्या क्या बोलते हैं आपके लोग, तो कम से कम अपने सीएम को समझाना चाहिए। वो अपमानित करने का काम कौन करता है? और ये सबसे ज्यादा गालीबाजी देने का ट्रेंड, सबसे ज्यादा गालीबाज कोई है तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के नेता है। इसलिए लगातार भारतीय प्रधानमंत्री को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे कार्यकर्ताओं को गाली देने का काम करते हैं। तो ये मुझे जरा बताइए कि ये ट्रेंड कौन सा सेट करते हैं आप, ये किस तरह का ट्रेंड सेट करते हैं? गालीबाजों को इस बार रेवड़ियां बांटी है, ये बात साफ हो गई है। माफी मांग, क्योंकि जितने गालीबाज हैं आपके देश को जितना अगर रमेश बुदुड़ी की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने माफी भी मांगी। अरे आप लोग तो क्या रावण से तुलना करते हैं, प्रधानमंत्री की मारने की कामना करते हैं, उनकी माँ को अपमानित करने का काम करते हैं, उनके पिता को अपमानित करने का काम करते हैं, उनको नीच जाति का बोलने का काम करते हैं, उनको बोटी बोटी काटने का काम करते हैं, बार बार इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और फिर भी माफी नहीं मांगते हैं। तो ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि किस तरह से घृणा भरी हुई है उनके अंदर। आपको पच नहीं रहा है, जो देश को बपोती समझते थे उनको पचता नहीं है कि एक गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया है, एक राजशाही परिवार से क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना है, रिमोट कंट्रोल से इस देश का प्रधानमंत्री चलाने वालों को कैसे पचेगा कि गरीब का बेटा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए। सुजाता जी, आप फोटो दिखा रही हैं, इसके बारे में भी विस्तार से बात रखिए, क्या फोटो है? देखिए, ये फोटो नहीं है, ये वीडियो है और मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहूंगी क्योंकि ये है नए भाजपा के मुख्यमंत्री आपके छत्तीसगढ़ के। और मैं चाहूंगा कि अगर आप जो कह रही हैं उसमें अपशब्द हैं तो उन्हें नेशनल चैनल पर प्लीज उनको रोके, उन शब्दों को, वो शब्द लोग खुद ही सुन लेंगे। ठीक है मुख्यमंत्री है, बताइए ना, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगी? आप भी कह रहे हैं कि इसको मत सुनाइए। नहीं, अगर शब्द खराब है क्योंकि मैंने नहीं सुना है तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो आप शब्द सुनवा दें। मैं अशोक यादव भाई का रुख करूंगा। अशोक यादव भाई, आपको लगता है ये बहस अशोक यादव भाई चलती रहेगी कि आपने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, लेकिन चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। वो चुनाव जो 5 साल देश की राजनीति को तय करेंगे और उसमें एक बड़े हिस्से में जहां 60 से ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, वहां पर इतना बड़ा परिवर्तन करना, आपको लगता है कि बीजेपी सधे हुए कदमों के साथ एक राजनीति गढ़ने की कोशिश कर रही है? क्या पता आपको फंसाने की कोशिश कर रही हो चुनाव के पहले? देखिए राजीव भाई, बीजेपी हमको क्या फंसाएगी, वो खुद फंस रही है और ऐसे दलदल में फंस रही है कि अभी सुजाता बहन ने कई आपको रोकना पड़ा उनकी ऑडियो को। तो इस तरह के लोगों को अगर सीएम फेस बना रही बीजेपी तो वहां की जनता उसका जवाब आगामी 3 महीने में दे देगी कि किस तरह से लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी बात, देखिए परिवारवाद की परिभाषा जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं कि अगले वाले को परिवारवाद बताते हैं, अपने वाले को। आपके मुताबिक है क्या परिवारवाद की परिभाषा? वही तो कह रहे हैं, ये इनको अनुराग ठाकुर को परिवारवाद नहीं मानेंगे, ये जय शाह को परिवारवाद नहीं मानेंगे, किरण रिजिजू को परिवारवाद नहीं मानेंगे, वो कहेंगे पॉलिसी मेकिंग में नहीं है तो इसलिए हम नहीं मानेंगे। खैर छोड़िए, परिवारवाद की बात खत्म करिए। अभी ये कहते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 5th रैंक इकोनॉमी इंडिया की आ गई। ये माननीय मोदी जी की कौन सी इसमें कृपा थी कि 5th इकोनॉमी आ गई इंडिया की? भैया आपके पास कोई डेटा है जो है मनोज जी? आपका कोई डेटा नहीं होगा। देखिए जो 5th इकोनॉमी, मनोज जी सुनिए, जो 5th इकोनॉमी आई है अशोक यादव भाई, ये अपने आप आई है। अशोक यादव भाई, खैर ये सुजाता जी भी बता देंगी कि वो आधार क्या होते हैं। विश्व में 5वें नंबर की इकोनॉमी कई फैक्टर्स, कई चीजों पर, कई जगह से अगर कंफर्म किया जाए तो मिलेगा। मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुलायम सिंह यादव जी की मेहनत ने समाजवादी पार्टी को यहाँ पहुंचाया तो उनको श्रेय जाना चाहिए। तो गुरु करेंगे। देखिए राजीव जी, अगर 5th इकोनॉमी देश में जो आई है वो उसको जो है उसकी डेमोग्राफी की वजह से आई है, न कि मोदी जी की नीतियों की वजह से आई है। देखिए अगर देश की अर्थव्यवस्था आप तो अलग तर्क दे रहे हैं अशोक भाई। राजीव जी नहीं, ये इतना मैं केवल विरोध के नाम पर आपका विरोध स्वीकार नहीं करूंगा। देश का प्रधानमंत्री लीड कर रहा है, देश को नीतियां बनाता है, देश प्रगति करता है तो सरकार के नेतृत्व के कदमों पर प्रगति करता है देश। राजीव जी देखिए ऐसा है, आप अगर इकोनॉमी बहुत बढ़िया देश की हो जाती तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो पैरामीटर है, आज कंप्यूटर का श्रेय आप किसको देते हैं? कंप्यूटर का श्रेय आप किसको देते हैं? मैं राजीव गांधी को देता हूं क्योंकि उनकी सोच थी। आज देश की इकोनॉमी खुली क्यों? मनमोहन सिंह जी के प्रयास थे। तो आज नरेंद्र मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो उसको स्वीकार कीजिए। इन्होंने देश की
देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है राजू भाई। केवल मैं बता रहा हूं अखिलेश आपको, यादव, राहुल ह्यूमन गांधी डेवलपमेंट जो इंडेक्स करेंगे वो में स्वीकार इन्होंने करेंगे। नेपाल बांग्लादेश से नीचे कर मोदी दिया जी देश करेंगे को। तो देश की ग्लोबल जनता हंगर से इंडेक्स हुआ में है। हम लोग हम 111 तो ठीक है, नंबर पे हैं। सुजाता जी कह रही कुछ, सुजाता जी, बूम कर रहे हैं तो इकोनॉमी कैसे बूम कर ठीक रही है, है भैया? सुजाता जी को सुनेंगे। सुजाता जी, मैं बहुत संक्षिप्त में एक बात कहना चाहती हूँ। देश की इकोनॉमी बूम कर रही है ना, वेल्थ का कंसंट्रेशन कहाँ है? सिर्फ कुछ हाथों में। तो वो वेल्थ तो इसी देश का है ना। तो इकोनॉमी अगर इतनी बूम कर रही है और गरीब इतने सारे लोग हैं हमारे देश में जिनको इन्हें मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि वो वेल्थ का कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ नहीं हो रहा, बीच में नहीं हो रहा है। ये है बड़ी बात कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम पहुंचे हैं, 3 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। कितने लोग गरीब हो करेंगे? ये है मुद्दा। बताइए मनोज भाई। अमीर रहेगा। मनोज भाई, सुजाता जी का कहना है कि ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और ये सारी चीजें हैं, ये अपर हिस्से में हैं, नीचे तक नहीं पहुंचती। जी 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 देखिए राजीव भाई, जिनके शासनकाल में बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जिनके यूपीए 2 और 1 के शासनकाल में फ्रेजाइल 5 में जो इकोनॉमी चली गई थी, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था बन गई। तीसरे नंबर पे बनने हम लोग जा रहे हैं, तो इनको अब पच नहीं रहा है। जिनके शासनकाल में हमारी जीडीपी गिर गया था, मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आपके शासनकाल में तो क्या हुआ? अरे आप लोगों ने तो धन केवल अपने परिवार तक रखा। CWG घोटाले से लेकर जितने घपले घोटाले किए, एक परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहा। और पैसों का सबसे ज्यादा किसके पास पैसे रहे? एक कांग्रेस पार्टी के पास और कांग्रेस परिवार के पास रहा। अभी तो IMF बोल रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे कम से कम 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं। तो ये मोदी जी का चमत्कार है, मोदी जी की नीतियों का चमत्कार है। आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो भारत है, लेकिन आपको नहीं पचेगा। चलिए ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा। मेरे पास एक मिनट, मनोज भाई, सुजाता जी, मनोज भाई, मैं वापस लाऊंगा मुद्दे पर। अब ज्यादा समय नहीं है, 20-20 सेकंड दूंगा। मैं सिर्फ एक बात सुजाता जी आपसे, बीजेपी ने जो प्रयोग किए हैं, ये कुछ फलीभूत होंगे या आपको लगता है केवल दिखाने का काम है? देखिए, जनता देख रही है और आपने देखा है कि शायद हमारी बहुत सारी गलतियां होंगी जिसके कारण हम इन 3 राज्यों में हारे हैं, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज जो है वो बताता है कि जनता के दिल में हमारे लिए बहुत सारी जगह है। हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी और जनता अब जवाब इनको देगी, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री गालीबाज है और इनके मुख्यमंत्री थोपे हुए हैं। चलिए ठीक है, अशोक यादव भाई, बीजेपी के ये प्रयोग क्या बीजेपी को फायदा देने वाले हैं? ये एक बिल्कुल नहीं फायदा देने वाले हैं। देखिए राजीव जी, ये बिल्कुल फायदा देने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जो मोदी जी का चेहरा गढ़ा जा रहा है कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री, ये चेहरा उसी समय खत्म हो जाता है जिस दिन 2020 में इस देश के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट को चाइना एक्वायर कर लेता, उसमें देश के सैनिकों को बफर जोन बना देता, वहां पे उस एरिया को। फिर आप यहाँ पर ले आए, फिर मैं तिब्बत का मुद्दा उठा दूंगा। फिर वो उतनी सारी जमीन हमारे देश की अगर वहां है, उसका जिम्मेदार ये नहीं, मुद्दे से हटकर फिर कुछ और बात हो जाएगी। मनोज यादव भाई 20 सेकंड, मनोज यादव भाई 20 सेकंड। अब ये बताइए, जो आपने नए चेहरे सामने रखे हैं, आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? बदलाव आएगा या फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे अगले चुनाव में? जी, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी चेहरे डिसाइड हुए हैं, उनसे बदलाव आएगा और सुशासन आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। और एक बात कह दूं, अरुण गगन पर महाप्रगति का फिर मंगल गान उठा, करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सोया हिंदुस्तान उठ रहा है और उठ के भ्रष्टाचार को चलिए, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 6 महीनों के अंदर ही लोकसभा के चुनाव हैं। ये जो बीजेपी ने प्रयोग किया है कि 3 राज्यों में 3 अलग अलग चेहरे उतारे हैं, ये बहुत टैक्टिकल प्रयोग है। इसके कई मायने हैं, कई राज्यों तक इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। विपक्षी पार्टियां भी इसको अच्छी तरह समझ रही हैं, लेकिन अभी लड़ाई जारी है 2024 और उससे पहले उन तमाम प्रयासों के लिए जो 2024 के चुनाव में जीत तक दलों को पहुंचा सके। फिलहाल देश का सवाल में आज इतना ही। छोटे से ब्रेक।